Good morning, everyone. We were studying chapter 2 Structures of Atom. In this chapter, we have already studied about the discovery of the particles like electron, proton, neutron. Now, we are going to study about the Thomson and Rutherford model of atom. So, first is Thomson model of atom. J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed. तो 1898 में जे थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम एक स्फेरिकल शेप होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर एज टू कीप द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं कि वो पूरे मॉडल को क्या दें, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दें. दैट मीन्स कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अटैच रहते हैं. ओके. So many different names are given to this model. For example, plum pudding, raisin pudding और watermelon. बहुत सारे नेम दिए गए इस मॉडल को. किसी ने बोला plum pudding, किसी ने बोला raisin pudding और किसी ने बोला watermelon. This model can be visualized as a pudding or watermelon of positive charge with plum or seeds embedded into it. तो आप इसे कैसे विजुलाइज कर सकते हो? लाइक आप ये देखोगे जो थॉमसन मॉडल है एटम का, उसके अकॉर्डिंग जो ये फिगर 2.4 है, इसमें जितने पॉजिटिव स्फेयर्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसे वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला? क्योंकि वाटरमेलन की तरह जैसे उसके अंदर सीड्स, वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, वैसे ही इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. जो फीचर था इस मॉडल का वो उसके अकॉर्डिंग जो एटम का मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे मॉडल के ऊपर या फिर पूरे एटम के ऊपर. Although this model was able to explain the overall neutrality of the atom but was not consistent with the result of later experiment. तो इस मॉडल के थ्रू हम ये तो समझ सकते हैं कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है. और वो न्यूट्रल कैसे होता है? क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं पूरे एटम के ऊपर. बट इसे आप और आगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते हो. एंड थॉमसन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906. और फिजिक्स के लिए थॉमसन को 1906 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर हिज थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस. तो गैसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कराने के लिए जे थॉमसन को 1906 के अंदर नोबेल प्राइज से अवॉर्ड भी किया गया था. Next model is Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford and his students Hans Geiger and Ernest Marchin bombarded very thin gold foil with alpha particles. Rutherford और उनके स्टूडेंट्स ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया था. Rutherford's famous alpha particle scattering experiment is रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5. तो ये जो फिगर आपको दे रखा है जिसके अंदर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को कैसे सेटअप किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है उसके बाद एक लेड प्लेट रखी थी एंड देन फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में एक गोल्ड फॉइल रखी थी और अल्फा पार्टिकल के सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गया था उस गोल्ड फॉइल के ऊपर, वेरी थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर. और जो उनका रिजल्ट निकला था वो ये जो बी आपको फिगर दे रखा है, सिस्टमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ गोल्ड फॉइल, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला था. अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वॉज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल. एक स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल यानी कि एक बिल्कुल बीम छोड़ी गई थी जो गोल्ड फॉइल थी उसके ऊपर, जिसका थिकनेस था 100 नैनोमीटर. The thin gold foil has a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. और उसके आसपास जो हमने एक सर्कुलर शीट देखी थी वो क्या थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी. Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. तो जब भी अल्फा पार्टिकल उस स्क्रीन पे स्कैटर्ड होते थे तो वहाँ से एक स्मॉल या फिर टाइनी पार्टिकल का लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट वहाँ से निकलती थी. The result of scattering experiment were quite unexpected. और जो रिजल्ट निकला वो unexpected था बिल्कुल. According to Thomson model of atom, the mass of each gold atom in the foil should have been spread evenly over the entire atom and alpha particle had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass. तो जो हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, उसके अकॉर्डिंग तो
जितनी भी रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट किया वो इक्वली निकल जाना चाहिए था या फिर टकरा के वापस लौट जाते, बट it was expected that the particle would slow down and change direction only by a small angle as they pass through the foil। और ये भी एक्सपेक्टेड था कि अल्फा पार्टिकल जब टकराते गोल्ड फॉइल से तो वापस अदर डायरेक्शन में मूव कर जाते, जैसे वो पार्टिकल से टकरा रहे हैं, लाइक पॉजिटिव पार्टिकल से टकरा रहे हैं या नेगेटिव पार्टिकल से टकरा रहे हैं। तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट, बट रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। जितने भी अल्फा पार्टिकल पास हुए वो तो टकराए नहीं किसी भी पार्टिकल से। सेकेंड इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 1 इन 20,000, यानी कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक 180 डिग्री के डायरेक्शन में मूव हो गया। On the basis of the observation, Rutherford drew the following conclusion regarding the structure of atom। तो observation के according जो उन्होंने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था उसके observation के according उन्होंने कुछ conclusion निकाला, that is most of the space in the atom is empty as most of the alpha particle passes through the foil undeflected। तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए बिना किसी से टकराए, तो दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है एटम का वो क्या होता है, फ्री होता है, एम्प्टी होता है। अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू द एटम एज थॉमसन हैज प्रिज्यूम। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसा थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पूरे एटम के अंदर फैले हुए रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे। The positive charge has to be concentrated in a very small amount that repelled and deflected the positive charge alpha particle। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे एटम के अंदर वो बहुत कम होंगे, उसी की वजह से बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे। Calculation by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom। और रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, जो सेंटर पॉइंट है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि 20,000 में से ओनली एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे मूव हो गया था। सो द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 टू द पावर -10 मीटर वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -15 मीटर। अगर हम एटम का रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर कंसिडर करें तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, 10 टू द पावर -15 मीटर। One can appreciate this difference in size by realizing that if a cricket ball represented a nucleus, then the radius of atom would be about 5 किलोमीटर। तो हम इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एटम या फिर न्यूक्लियस अगर क्रिकेट बॉल के बराबर है तो जो एटम का रेडियस है वो 5 किलोमीटर होना चाहिए, यानी कि इतना बड़ा एटम होगा तब जाके एक छोटी सी बॉल के बराबर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। On the basis of above observation and conclusion, Rutherford proposed the nuclear model of atom। According to this model, तो जितने भी उन्होंने conclusion निकाले उसके according उन्होंने जो मॉडल था एटम का वो प्रपोज किया। उसके अकॉर्डिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। तो दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम का वो बहुत थोड़े से रीजन में ही अवेलेबल है। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला इस छोटे से पार्ट को, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्ड अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, और इस पाथ को एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, और सर्कुलर पाथ को क्या बोला उन्होंने, ऑर्बिट। Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus play the role of sun and the electrons that of revolving planet। तो उन्होंने अपने जो एटम मॉडल था उसको किससे कंपेयर किया, सन मॉडल से, सोलर सिस्टम से, जिसका मिड पार्ट यानी कि न्यूक्लियस तो क्या है, सन है, एंड जैसे प्लैनेट उसकी तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। Electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस।
जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से. एज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने टेबल देखी थी लास्ट क्लास के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के, इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z. और जितने भी प्रोटॉन अवेलेबल रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1. इन सोडियम एटम इट इज़ 11. तो हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं अगर हाइड्रोजन का 1 है तो दैट मीन्स कि उसके न्यूक्लियस में 1 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है. और सोडियम का अगर 11 है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना है, बिल्कुल इक्वल 11. देयरफॉर रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि जितना पॉजिटिव आयन है उतना ही नेगेटिव आयन है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो एटम को न्यूट्रल बना सके. The number of electron in an atom is equal to the number of proton. For example, number of hydrogen atom and sodium atom are 1 and 11. तो हम ये बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना प्रोटॉन अवेलेबल है न्यूक्लियस के अंदर और जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एटम के अंदर, दोनों इक्वल हैं और वो दोनों ही क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर कहलाते हैं. While the positive charge of the nucleus is due to proton, the mass of nucleus due to proton and neutron. पॉजिटिव चार्ज तो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, बट न्यूक्लियस का मास किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास की वजह से. एज डिस्कस अर्लियर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स. The total number of nucleons is termed as the mass of the atom. और जो total number present होंगे न्यूक्लियस के अंदर वो क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा. That is the number of proton plus number of neutrons. Next is isobars and isotopes. The composition of any atom can be represented by using the normal element symbol. जो कंपोजिशन है किसी भी एटम का उसे हम सिंबल X से रिप्रेजेंट करते हैं विथ सुपरस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक मास नंबर एंड द सुपरस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक नंबर. यानी कि जो एटॉमिक नंबर है Z वो तो बेस में रहेगा और मास नंबर उस नंबर के ऊपर रहेगा. दैट मीन्स AXZ. यहाँ पे A क्या है, मास नंबर, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर. तो इस तरीके से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आइसोबार्स आर द एटम विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जाम्पल, और आइसोबार्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के जिनका मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल 14 कार्बन 6, यहाँ पे मास नंबर कितना है 14 और कार्बन 6, एटॉमिक नंबर क्या है 6. ओके. एंड नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर तो है 7 और मास नंबर है 14. ओके. जैसे कार्बन का आइसोट्रॉप है तो कार्बन क्या है 12 कार्बन 6, बट इसका एक और आइसोट्रॉप है वो है 14 कार्बन 6. यानी कि मास नंबर तो डिफरेंट हो सकते हैं बट एटॉमिक नंबर ही सेम होंगे सारे आइसोबार्स के अंदर. On the other hand, atom with identical atomic number but different atomic mass number are known as isotopes. तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है वो क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स. तो आइसोबार्स और आइसोटॉप्स क्या है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं. दैट मीन्स कि आइसोबार्स सेम मास नंबर बट आइसोटॉप्स डिफरेंट मास नंबर. ओके. So it is evident that difference between the isotopes is due to the presence of different number of neutrons present in the nucleus. तो isotopes क्या होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम, अगेन वापस से हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन. जो 99 पार्ट होता है हाइड्रोजन का उसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, 1. सो द आइसोटॉप इज कॉल्ड प्रोटियम, 1 हाइड्रोजन 1. तो इसका आइसोटॉप क्या है, 1 हाइड्रोजन 1. एंड द रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन 2 अदर आइसोटॉप्स. और जो बाकी पार्ट है 99.995 का बाकी पार्ट जो है हाइड्रोजन का वो क्या होता है, इसका आइसोटॉप्स होता है. जैसे ड्यूट्रियम की हम बात करें तो 2D1 और ट्राइट्रियम की हम बात करें तो 3T1. यानी कि मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है. द लेटर आइसोटॉप्स इज फाउंड इन ट्रेस अमाउंट ऑन द अर्थ. अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली अक्यरिंग आइसोटॉप्स आर
हाइड्रोजन के अलावा और कौन से आइसोटॉप्स प्रेजेंट्स हैं कार्बन का, जैसे 12C6, 13C6 एंड 14C6। क्लोरीन के 18 और 20 न्यूट्रॉन, तो 17 प्रोटॉन के साथ। तो क्लोरीन की हम बात करते हैं 35 क्लोरीन 17 एंड 37 क्लोरीन 17। तो ये सब क्या है, आइसोटॉप्स हैं। ओके, lastly, an important point to mention regarding isotopes is that chemical properties of atom are controlled by the number of electrons which are determined by the number of protons in the nucleus। तो दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें किसी भी एटम की, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी। तो वो किसकी इक्वल होती है, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो बहुत कम इफेक्ट होता है न्यूट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं प्रोटॉन के, और वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का। और न्यूट्रॉन का जो पार्ट होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। देयरफॉर ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। तो जितने भी आइसोटॉप्स होंगे वो सब सेम केमिकल बिहेवियर को शो करेंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के। As you have learned above, Rutherford nucleus model of an atom is like a small scale solar system with the nucleus playing the role of massive sun and the electron being similar to the lighter planet। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड किसके इक्वल है, सोलर सिस्टम के इक्वल है, जिसमें न्यूक्लियस क्या है, सन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सारे प्लैनेट्स जो उसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। When classical mechanics is applied to the solar system, it shows that the planet describe well-defined orbit around the sun। तो जब हम मैकेनिक्स की बात करें सोलर सिस्टम की, तो प्लैनेट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन होता है जिसके थ्रू हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं, G m1m2/r², वेयर m1 एंड m2 आर द मासेस and r is the distance of separation of the masses and g is the gravitational constant। So the theory can also calculated precisely the planetary orbit and these are in agreement with the experimental measurement। तो ग्रेविटेशनल जो सोलर सिस्टम है उसकी थ्योरी को तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, G m1m2/r², यानी कि दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, सन से उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, कितना फोर्स लग रहा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। द सिमिलैरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड ऑर्बिट। तो आप सिमिलैरिटी तो ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। फर्दर द कूलम्ब फोर्स between electron and the nucleus is mathematically similar to the gravitational force। तो अगर आप कूलम्ब फोर्स देखें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है वो है K(Q1Q2)/r², जो बिल्कुल इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। However, when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration even if it is moving with a constant speed in an orbit because of changing direction। तो अगर हम बात करें ऑर्बिट की, तो कोई भी अगर बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, तो वो एक्सेलरेट होता है और अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर हम मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में बात करें, तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वो रेडिएट होते हैं, है ना। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन भी अगर मूव कर रहा है तो वो भी रेडिएशन छोड़ना चाहिए। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। और रेडिएशन कहाँ से आएगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। द ऑर्बिट विल थस कंटिन्यू टू श्रिंक। और रेडिएशन करने की वजह से ऑर्बिट सिकुड़ता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। कैलकुलेशन शोज दैट इट शुड टेकन एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ सेकेंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। तो अगर हम बोले कि इस तरीके से श्रिंक हो रहा है तो उसको सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड लगेगा न्यूक्लियस के अंदर चक्कर लगाने में, बट दिस डज नॉट हैपन, बट ऐसा नहीं होता। थस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो एटम तो क्या है, स्टेबल है ना। और रदरफोर्ड मॉडल ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल है या नहीं है। उन्होंने तो क्या बोला, सोलर सिस्टम की तरह मूव करता रहता है। तो अगर सोलर सिस्टम की तरह मूव कर रहा है और हम मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो वो रेडिएशन छोड़ेगा। अगर वो रेडिएशन छोड़ेगा तो वो न्यूक्लियस की तरफ मूव होता जाएगा और एटम सिकुड़ता जाएगा और एक टाइम पे वो फिनिश हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है।
If the motion of an electron is described on the basis of classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electron in orbit is leading to the instability of the atom, then why not consider electron as stationary around the nucleus? तो अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी कंसिडर कर लें, क्यों ना उसे रुका हुआ कंसिडर कर लें. तो इफ द इलेक्ट्रॉन वर स्टेशनरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स वुड पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस. तो अगर हम स्टेशनरी भी कंसिडर करते हैं तो जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वजह से के बीच में, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन वापस से न्यूक्लियस के अंदर मिल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. तो ये चीज़ भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. Another serious drawback of the Rutherford model is that it say nothing about distribution of electron around the nucleus and the energies of these electron. और एक और ड्रॉबैक क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, उनकी एनर्जी के बारे में क्या कैलकुलेशन है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनके पास भी तो एक पर्टिकुलर क्या एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये चीज़ भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है.